तो बच्चों डिजीज की कंटिन्यूएशन में अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस की। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे हम मेनली टाइफाइड, हम बात करेंगे निमोनिया की, डिप्थीरिया की और कोलेरा की। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टाइफाइड। हर डिजीज को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बच्चों, 4 पैरामीटर्स पे मेनली स्टडी किया जाता है। पैथोजन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसका इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स और अगर कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो सबसे पहले बात कर रहे हैं टाइफाइड। तो पैथोजन या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों? साल्मोनेला टाइफी। और इसका ट्रांसमिशन होता है बच्चों कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है और वहां से ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। क्लियर? सिम्टम्स जो मेनली आते हैं इसके लिए तो हाई फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये मेजर फीचर्स हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अलावा कोई दूसरे फीचर्स या सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। इसके अलावा भी फीचर्स या सिम्टम्स हो सकते हैं। यहाँ पे जो पल्स रेट है बहुत कम हो जाती है, पेशेंट में एब्डोमिनल पेन फील होता है, इसीलिए इसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है बच्चों। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर। तो इसका कंफर्मेशन कैसे किया जा सकता है? इसके लिए एक टेस्ट है जिसको हम विडाल टेस्ट कहते हैं। टाइफाइड वैक्सीन भी अवेलेबल है, उसके लिए भी जा सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड नॉर्मली टाइफाइड के लिए बच्चों 1 से 3 वीक का होता है। अब ये नाम क्यों लिखा है मैंने? ये क्लासिकल एग्जांपल है मैरी मेलोन। ये एक कुक थी जिनको कैरियर कहा जाता है, टाइफाइड कैरियर कहा जाता है, कि अपने लाइफ में बहुत सारे पेशेंट्स को टाइफाइड करने में इनका रोल रहा। इनको टाइफाइड मैरी भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इनको टाइफाइड मैरी भी कहते हैं बच्चों, मैरी मेलोन को। तो कुक थी तो टाइफाइड कैरियर की तरह काम किया, तो हजारों लोगों को सालों तक ये टाइफाइड स्प्रेड करते रहे, क्योंकि ये कंटामिनेटेड फूड के थ्रू होता है। ठीक है? अगली जो बीमारी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया में भी सबसे पहले हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, पैथोजन की बात करेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी की वजह से ये हो सकती है। ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब कफिंग या स्नीजिंग के थ्रू या शेयरिंग, जो इन्फेक्टेड पर्सन के यूटेंसिल्स हैं, ग्लास वगैरह, उसको हम शेयर करें तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये बेटा एक सीरियस डिजीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो लिम्फ है और जो म्यूकस वो कलेक्ट हो जाता है एल्वेलाई में, ब्रोंक्यूल्स में, है ना। लंग्स के दोनों पार्ट है, आपको पता है। तो म्यूकस जब इकट्ठा हो जाता है तो लंग्स को सफिशिएंट एयर नहीं मिल पाती, तो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होगा गैसेस का। दूसरे फीचर्स की अगर हम बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो लिप्स और फिंगर जो है, फिंगर के नेल्स जो है वो ग्रेइश या ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। फीवर, चिलनेस, कफ, ये बाकी दूसरे सिम्टम्स हैं। इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पे कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जैसे टाइफाइड के केस में वैक्सीन अवेलेबल थी, यहाँ पे कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती है। क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे। कुछ और डिजीजेस इसी ग्रुप में आ जाती हैं। डिप्थीरिया की बात कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा नाम दिए हुए हैं तो इसलिए हमें पढ़ना भी जरूरी है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, इसका भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है थ्रोट और नोज के थ्रू। कॉमन सिम्टम्स में रेड आईज, सोर थ्रोट एंड नेजल डिस्चार्ज भी या नेजल कैविटी में प्रॉब्लम होती है। तो इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है इसके लिए। तो इन्फेंट स्टेज में 6th, 10th और 14th वीक जो होता है फीटल लाइफ का, उसमें इसका इम्यूनाइजेशन होता है और फिर बूस्टर डोजेस भी दी जाती है 5 साल के बाद। क्लियर? तो डिप्थीरिया क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। दो और डिजीजेस वहां पे दी हुई है। कौन कौन सी वहां पे दी हुई है? डिसेंट्री, डिसेंट्री होती है शिगेला, डिसेंट्री पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया। उसके अलावा प्लेग है, यर्सीनिया पेस्टिस से होती है, जिसको रेड फ्लिया का पैरासाइट भी कहा जाता है बच्चों। तो ये बात हो गई बैक्टीरियल डिजीजेस की। अब हम मूव करते हैं वायरल डिजीजेस पे। तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड को राइनिटिस भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज राइनिटिस। राइनो वायरस से होता है इसलिए इसका नाम राइनिटिस हो गया। 3 से 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है और ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कफिंग, स्नीजिंग के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। ये ट्रांसमिशन डायरेक्ट भी हो सकता है कि जो स्नीजिंग, कफिंग के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाए, या फिर जो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सन जिन चीजों को यूज कर रहा है उनको अगर हम यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो कॉमन सिम्टम्स आप सबने कभी ना कभी आप सब इससे अफेक्टेड हुए होंगे। तो नेजल कंजेशन हो जाता है, नाक बंद जिसको कहते हैं, नाक से वाटरी डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, नाक बहने लगता है,
सोर थ्रोट, कफिंग, हेडेक होता है इस तरह के पेशेंट्स में। इसकी भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है बच्चों। क्लियर? दूसरा जो वायरल डिजीज में आता है मीजल्स, जिसको रुबेला डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि जो पैथोजन है ना बच्चों, इसका पैथोजन है रुबेला वायरस, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन का होता है। और इसी के साथ एक और डिजीज होती है मम्प्स, जो कि पैरामिक्सो वायरस से होती है। मैं कॉमनली दोनों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो दोनों के दोनों है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होते हैं, वही कफिंग स्नीजिंग के थ्रू इनका ट्रांसमिशन होता है। मम्प्स का इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो होता है 10 से 18 दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है मम्प्स के केस में। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है दोनों का, लेकिन दोनों के दोनों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, रुबेला डिजीज और मम्प्स। मम्प्स को इन्फेक्टिशियस पैरोटिडिस भी कहते हैं, इन्फेक्टियस पैरोटिडिस, इन्फेक्टियस कि पैरोटिड ग्लैंड जो है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है और वो बहुत पेनफुल होती है बच्चों। तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। एक्चुअली एमएमआर को बच्चों ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है, क्योंकि 3 डिजीज के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, मीजल्स, मम्प्स एंड आर। अगर आपको किसी को पता है तो बता सकते हैं, एमएमआर, रुबेला। ठीक है, मीजल, मम्प्स एंड रुबेला, तो 3 के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होती है। क्लियर टू एवरीवन? अब हम बात करते हैं प्रोटोजोन डिजीज की। प्रोटोजोन डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट में जो सबसे डिटेल में है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मलेरिया। उसका अलग से वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे, बायोनीति पर, है ना। तो इसका जो पैथोजन है बच्चों, वो होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अच्छा, एक और चीज मैं वहां पे बता दूं, वायरल में हम डेंगू और चिकनगुनिया ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अलग से वीडियो में, ठीक है ना, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो इससे जो डिजीज होती है उसको कहते हैं अमीबायोसिस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से अमीबायोसिस होती है, जो कि फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होती है। क्लियर? और जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है वो भी पॉसिबल होता है इसका। इसका जो कॉमन हाउस फ्लाई है हमारी, वो इसकी मैकेनिकल वेक्टर है, वो डिजीज को कैरी करने का काम करती है। इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 5 दिन का है, और ऐसे पेशेंट्स में बच्चों ब्लड आता है फीकल मैटर के साथ, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है इसमें। ठीक है, ये कॉमन सिम्टम्स हैं किसके बेटा? अमीबायोसिस के। याद रहेंगे आपको। इसमें बेटा प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि ये सिस्ट फॉर्मेशन होती है इसमें। तो जो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट है वो इसकी कॉमन इन्फेक्टिव स्टेज होती है, और यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के क्रिस्टल्स बनते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो उसको कैरोट लेडन क्रिस्टल कहते हैं, कैरोट लेडन क्रिस्टल्स कहते हैं। ठीक है, जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं, वो इओसिनोफिल्स के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। तो अगर ये क्रोमेटिड बॉडीज प्रेजेंट हैं, तो वो इंडिकेटर है कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका हमारी बॉडी में एंटर हो चुका है। ठीक है, दूसरी जो डिजीज आती है दैट इज एस्कैरियासिस। सॉरी, एक और हमने डिस्कस करनी थी अमीबायोसिस के साथ साथ, यस, एस्कैरियासिस की बात कर लेते हैं। एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस इसका पैथोजन है, हेलमिंथ डिजीज है बच्चों, जो कि जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वाटर होता है, उसके थ्रू जो एग्स हैं वो फीकल मैटर के थ्रू बाहर आ जाते हैं, इसलिए इसको इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी बच्चों कहते हैं। सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन, डायरिया, इंडाइजेशन, वोमिटिंग कॉमन होते हैं। और यहाँ पे अपनी लाइफ साइकिल में ये 4 बार मोल्डिंग करता है, और 4 बार मोल्डिंग में जो फर्स्ट मोल्ड होता है वहां पे रेबिटिडिफॉर्म लार्वा बनता है। याद रहेगा, रेबिटिडिफॉर्म लार्वा, 4 बार मोल्डिंग, फर्स्ट मोल्ड इज रेबिटिडिफॉर्म लार्वा। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, हेलमिंथ में ही एक और डिजीज आती है जिसको कहते हैं एलिफेंटियासिस या फिलेरेसिस, वुचरेरिया बैंकरफ्टी या वुचरेरिया मलाई। ये जो बच्चों नॉर्मली जो ट्रांसमिशन है उसका, ये होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू, ट्रांसमिशन अगर थ्रू फीमेल क्यूलेक्स, और ये लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है। तो जो ब्लॉकेज हो जाता है लिम्फ नोड्स का, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ नोड्स हो जाता है, जिसकी वजह से लेग में और स्क्रोटल एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, जिसका कॉमन सिम्टम है। ठीक है, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस कह देते हैं, क्योंकि जो स्वेलिंग की वजह से जो पैर है वो बहुत हैवी हो जाता है, हाथी के पैर जैसा हो जाता है, हम कह सकते हैं। क्लियर? एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट फंगल डिजीजेस, रिंगवॉर्म्स।
ठीक है, जिसका ट्रांसमिशन होता है सोयल के थ्रू, क्लोथ के थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सन के कोम के थ्रू। और ये इसके जो पैथोजेंस हैं वो जेनेरा, 3 जेनेरा कॉमन है, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटन। इन तीनों जेनेरा के जो फंजाई हैं वो पैथोजेंस का काम करते हैं बच्चों। जहां पे सिम्टम्स में आ जाएगा कि ड्राई स्केली लेजन्स बन जाते हैं नेल्स में, टोज में, स्कल पे, ग्रोइंग रीजन में, जहां पे सीवियर रीचिंग होती है। 3 कॉमन एग्जांपल मैं बता रहा हूं। टेनिया पेडिस, जिसको फुट रिंगवॉर्म या जिस एथलेटिक्स फुट का कॉज माना जाता है। टेनिया क्रूसिस रिंगवॉर्म ऑफ ग्रोइन कहते हैं, एंड टेनिया कैपिटिस रिंगवॉर्म ऑफ स्काल्प कहा जाता है। तो ये कॉमन फंगल इन्फेक्शंस हैं। तो बच्चों ये सारी चीजें हैं, ये कॉमन डिजीजेज हैं जो आपके सिलेबस में है। कुछ नाम एक्स्ट्रा जो दिए हुए थे एनसीईआरटी में लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग। अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी और उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स।